नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस से हम देखेंगे भाग्य, धर्म, शिक्षा। शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा। अच्छा, लॉन्ग जर्नी, आदर्श, आइडियोलॉजी। हम और देखेंगे मन की पवित्रता, तप की आचार विचार यानी तपस्या, कृच्य साधन, दर्शन, ज्ञान, संन्यास जीवन, अ, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में जो कष्ट उठाना पड़ता है उसको, और इंट्यूशन जिसको अंतर्दृष्टि भी बोलते हैं। मोटामोटी जस्ट एक एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। वो समय जैसे जैसे आता चला जाएगा, मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। तो ओवरऑल एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये नवम भाव को देखेंगे कैसे? कालपुरुष कुंडली में अगर आप देखो तो कालपुरुष कुंडली का जो नवम भाव होता है वो है धनु राशि। तो धनु राशि है कौन? धनु राशि गुरु का वो राशि है जहां गुरु को फुल स्ट्रेंथ मिलता है। तो इसका कारक ग्रह कौन है? धनु राशि या नवम भाव का कारक ग्रह हम कैसे बोल सकते हैं? कौन है? ना गुरु है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में धनु राशि, जब गुरु धनु राशि का मतलब मालिक जो है वो है गुरु, नेचुरली गुरु ही नवम भाव का कारक तत्व हम बता सकते हैं आपको। यानी नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का मतलब जो षड वर्ग, अष्ट वर्ग, नवांश वर्ग, जो भी वर्ग होगा वो वर्ग के हिसाब से उसके शुभाशुभ विचार करने से नाइन्थ हाउस का स्ट्रेंथ भी पता चलेगा। और हम देखेंगे क्या, नाइन्थ हाउस के ओवरऑल प्रिडिक्शन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे नाइन्थ हाउस, फिर देखेंगे नाइन्थ हाउस का शुभाशुभ वर्ग। ऑब्वियसली नाइन्थ का लॉर्ड को तो देखना ही पड़ेगा। और दूसरा और क्या देखेंगे, नाइन्थ के लॉर्ड के साथ साथ पे हम देखेंगे गुरु की नैसर्गिक या मैत्री चक्र में शुभ अशुभ फल। ये ओवरऑल बताता है नाइन्थ हाउस का स्ट्रैटेजी या नाइन्थ हाउस का फल कथन हम कैसे करेंगे।
आप धीरे धीरे इन डेप्थ जैसे जैसे चले जाएंगे तो फिर आपको और ज्यादा पता चलेगा कि नाइन्थ हाउस का पूरा फुल फल कथन एग्जैक्टली टू द क्लाइंट हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे या कैसे उसको बताएंगे। क्योंकि देखिए सिंपल मैटर है कि क्लाइंट को इतनी सारी तत्वों से कोई मतलब नहीं रहता। क्लाइंट को सीधा साधा मतलब रहता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। बट उस क्वेश्चन का आंसर पाने से पहले या आपको देने से पहले आपको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया कि नाइन्थ हाउस देखना पड़ेगा। काल पुरुष कुंडली का धनु राशि होता है काल पुरुष का नाइन्थ हाउस, और उसका मालिक है गुरु, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। और कालपुरुष कुंडली के अलावा भी कुंडली तो बनेंगे। मान लो किसी का वृष लगन होगा, किसी का मिथुन होगा, किसी का कर्क लगन होगा, तो सबके लिए तो अलग अलग नाइन्थ हाउस आएंगे, नाइन्थ का लॉर्ड अलग आएंगे। तो नाइन्थ हाउस का स्ट्रेंथ भी देखेंगे उसके वर्ग बल में, और देखेंगे नाइन्थ का लॉर्ड को भी। लेकिन पूरा फल कथन करने से पहले हम गुरु को जरूर देखेंगे, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में गुरु नाइन्थ हाउस का प्रभावी या कारक ग्रह है। अच्छा, अगला क्या होगा? हम और क्या चीज देखेंगे? ये तो हो गया नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड की बातें, कालपुरुष कुंडली की बातें। अब मान लो किसी का कोई भी कुंडली हो, नाइन्थ हाउस में कुछ ग्रह भी बैठेंगे, तो नाइन्थ हाउस के बैठे ग्रहों का भी फल हम देखेंगे। यानी नवम भाव में बैठे ग्रह एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं वहां पे, लेकिन उसको भी देखेंगे। साथ में नाइन्थ का लॉर्ड को भी देखेंगे और गुरु को भी देखेंगे। ये एक और तरीके से हम इसका फल कथन कर सकते हैं। एक और तरीका क्या होगा? नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस की कारकत्व और नाइन्थ भाव में बैठे ग्रहों की फल, इन सारे चीजों को ब्लेंड करके हम नाइन्थ हाउस का फल कथन करेंगे। ओवरऑल एक फल की आइडिया मैं दे देता हूं, एक एग्जांपल। जैसे उसके आदर्श, उसके क्या बोलते हैं, भाषा में मीठापन, उसका मन की पवित्रता, है ना, उसके चरित्र, उसके धर्म, उसके पूजा पाठ, जो जो नवम भाव से जनरली देखा जाता है, नवम भाव से देखा जाता है लॉन्ग जर्नी भी, तो लॉन्ग जर्नी भी देखेंगे हम। तपस्या, वो भी देखेंगे। अ, और क्या देखेंगे? हाँ, ये भी देखेंगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस से संन्यास भी देखा जाता है। नाइन्थ हाउस से एक इंसान की इंट्यूशन टू द माने स्पिरिचुअल, वो भी हमको समझना पड़ेगा नाइन्थ हाउस से ही। अब ये तो हो गया ओवरऑल हमको देखने का पद्धति। फल कथन करने से पहले हमको कौन कौन सा चीज को नोट डाउन करना है। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना चाहिए फल कथन पहले, फल कथन से पहले, और वो है उसके वर्ग बल को जरूर देख लेना, मैत्री चक्र को जरूर देख लेना।
क्या वो पाप पीड़ित तो नहीं है? अगर पाप पीड़ित होगा तो फल कथन उल्टा हो जाएगा। जैसे आ, वहां पे हम क्या बोल रहे थे कि शुभ ग्रह के लिए वो सुखी होगा, बट पाप पीड़ित ग्रह होगा, नवम भाव हो जाएगा तो इंसान दुखी होगा। वहां पे जैसे भाग्य उसको मदद करने वाला होता है शुभ ग्रह के लिए, लेकिन पाप पीड़ित कोई भी ग्रह आ जाए या भाव खुद पाप पीड़ित हो जाए तो फिर वो भाग्यहीन होगा। वहां पे जैसे उसके सुंदर चरित्र के बारे में देख रहे थे, उसके नीति निर्धारण के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ देखेंगे दुर्नीति होगा उसका। उसका नीति मतलब समाज कल्याण के लिए नहीं होगा। वो आप माने दुर्नीति परायण होगा, इसलिए क्योंकि वो अपना खुद का पेट भरने की कोशिश करेगा, चोरी करेगा। उसका कोई आइडियलिज्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, नाइन्थ हाउस का अगर वो पाप ग्रह भी होगा और अगर वो उच्च का होगा, अपने राशि का होगा या अपने मूल त्रिकोण का होगा, तो भी वो शुभ फल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको, ये सूत्र को कभी मत भूलना। इस सूत्र को लिख लो, बहुत बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिख लो। नाइन्थ हाउस में अगर पाप ग्रह भी आ जाते हैं, अगर वो अपनी राशि का हो, अपनी मूल त्रिकोणस्थ हो, या मैत्री ग्रह में हो, मैत्री घर में हो, मैत्री राशि में हो, तो नाइन्थ हाउस का पाप ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। आप लोगों को याद होगा, एक दिन मैं बातों बातों में ही बोल रहा था, शायद पंचम हाउस पढ़ा रहा था उस दिन। मैं बोल रहा था कि नाइन्थ हाउस में अगर शनि आ जाए, और शनि अगर तुम माने तुंगस्थ हो जाए या उच्चस्थ हो जाए, तो इंसान को, और शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह की कोई भी प्रभाव उस पर पड़ जाए, तो इंसान तपस्वी बनता है। ये मैंने उस दिन बताया था, क्योंकि उनका ज्ञान इतना अधिक होता है, जैसे भगवान बुद्ध टाइप का। क्योंकि वो समाज निर्णय या नई समाज बनाने में बहुत मदद करते हैं। नया सूत्र समाज जीवन के लिए, कुलुषित जीवन को सुधारने के लिए वो नया नया सूत्र देते हैं। ये एक मोटी मोटा प्रेडिक्शन का रूल मैंने बता दिया। चलो और इन डेप्थ में चलते हैं। हम और क्या सूत्र देखेंगे? हम देखेंगे कि लगन अगर वर्गोत्तम नवांश में हो, ये अलग सूत्र है, ये एडवांस लेवल की सूत्र बता रहा हूं, इसको लिख लो। भूल भूल मत जाना ये कभी भी। लगन अगर वर्गोत्तम नवांश में हो, या चंद्र अगर वर्गोत्तम नवांश में हो, अथवा सूर्य का सेकेंड में अगर बुध बैठे, अथवा गुरु हो, अथवा शुक्र हो, और केंद्र, लगन से जो केंद्र होगा 4 7 10, वो अगर वहां पे ग्रह बैठे हों, और
जन्म कुंडली में इनके एक दूसरे के साथ आपस में अगर संपर्क हो तो ऐसे जातक महाभाग्यवान होता है। महाभाग्यवान का मतलब वो होता है कि उसको सुख साधन, अर्थ, यश, सारे चीज यूं ही मिलते रहते हैं ऑटोमेटिकली या स्मूथली। इसके लिए हम जैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट ऐसे जातक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बस इसको याद रखो आप। अगला सूत्र लिखो। कंप्लीट रिजल्ट देने के लिए हमें गोचर भी देखना होता है। तो नवम भाव और उसका भावेश का चंद्र से किस राशि, किस अवस्थान या किस जगह पे है वो देखना पड़ेगा। अगर मान लो नवम भाव या भावेश ग्रह, मान लो भावेश हो गया बुध, माने जैसे वो अच्छे ग्रह, आप इसकी अपने अपने कारक तत्व है ग्रह को भी। बुध का कारक तत्व अलग है, गुरु का कारक तत्व अलग है, शुक्र का कारक तत्व अलग है, सूर्य का कारक तत्व अलग है। अगर बुध, शुक्र, सूर्य या गुरु आ जाए तो ये ऐसे जातक ना आइन या मतलब लॉ की पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा, बहुत उच्च शिक्षा इसको मिलेगा। अगर शुक्र और चंद्र इकट्ठे होंगे नवम भाव में तो ये साहित्य शिवा के द्वारा समाज को बहुत एक नई आयाम देने में सक्षम होंगे। वैसे ही समझ लो, अगर नाइन्थ हाउस में बैठ जाए आपका, वो क्या बोलते हैं, शुक्र हो गया, बुध हो गया और चंद्र, तीनों इकट्ठे हो गए, तो चिकित्सा विज्ञान में ये भौकाल ला देगा। नया नया रिसर्च करके, नई नई तरीका इजाफा करके चिकित्सा विज्ञान को बहुत मतलब समृद्ध कर देगा ये। वैसे ही एग्जांपल एक दो और दे देते हैं। मान लो शनि, चंद्र और गुरु आ गया नवम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति जैसे नया जो दर्शन होता है, जैसे ओशो, रजनीश ने जिस तरह का दर्शन, नया एकदम रिवोल्यूशनरी दर्शन, फिलोसॉफी, वो ऐसे ही जातक देगा। वही फॉर्मूला फिर दोबारा यहाँ पे हम लगा सकते हैं। शनि चंद्र गुरु आपस में संपर्क हो या बैठे हो, युति हो या दृष्टि हो एक दूसरे से, तो महान तपस्वी बनाता है नाइन्थ हाउस में।
तो ये सारे चीजें जो है आपको देखना है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज जो अगर ये पाप पीड़ित हो जाए, मान लो मंगल या शनि पाप पीड़ित हो गए, तो यश नहीं मिलेगा, वहां पे बदनामी मिलेगी, है ना। और क्या होगा? अचानक, बिल्कुल अचानक अपवाद, अचानक विपत्तियां, ये सारी चीजें उनको घेर सकता है। देखा गया बहुत नामी दामी इंसान, प्रख्यात इंसान, लेकिन सडनली पूरे मतलब समाज में उनकी अपयश ऐसा फैला फैला कि लोग उनको जो है मतलब आप तुच्छ नजरों से देखने लगे। और वहां पे अगर राहु साथ हो जाए या राहु की दृष्टि हो जाए, तो फिर वो गलत भी होता है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि ये बदनामी सच है। ऐसा भी देखा गया है कि ये बदनामी जो है किसी अपयश बनाने का एक साजिश हुआ होगा, और साजिश के तहत उनको माने अपयश मिला है। ये भी हो सकता है। अगला सूत्र लिखो। ओ, मनीषा जी आई हैं? अच्छा अच्छा। मनीषा जी, आप लिख रही हैं तो ये सारी चीजें? जी सर। हाँ, आप लेट हो गए, आप लोग आज बहुत लेट हैं सब, पता नहीं क्यों। बाकी लोग तो आए भी नहीं। लिखिए सर आगे। मैं 5 मिनट ही लेट थी। अच्छा, कोई बात आ गई नहीं। थी। कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात नहीं। लिखिए अगला सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल दे रहा हूं मनीषा जी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। हाँ। अगर मान लीजिए केंद्र में कोई पाप ग्रह हो, और वो भाग्य भाव का, भाग्य भाव मतलब नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का हम्म। कारक भी हो, जनरली क्या बोलते हैं? पाप ग्रह केंद्र में पाप ग्रह होने से क्या है, कुंडली का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जनरली यही बोले जाते हैं। बट यहां पे अपने को देखना है माने अकॉर्डिंग टू नाइन्थ हाउस, अगर ये शुभ ग्रह के नवांश में आ गए हो, ये वर्ग में आ गए हो, तो भी भाग्य इनका बहुत अच्छा होगा। हाँ, बट अगर शुभ ग्रह की वर्ग में कोई पाप ग्रह ना आए, और केंद्र में सारे के सारे पाप ग्रह हो जाए, तो भाग्य भाव अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सर एक बार रिपीट करिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कहता हूँ। मैम, मैंने बोला कि केंद्र में सारे पाप हैं, पाप ग्रह हैं, और वो भाग्य भाव का कारक है। तो हम्म। नॉर्मली क्या होता है कि ये तो दिखाता है ना कि भाग्य खराब हम्म। है ना। लेकिन वो पाप ग्रह शुभ ग्रह की वर्ग में आ गया,
तो फिर भाग्य जो है अच्छा हो जाता है, भाग्य अच्छा हो जाता। मतलब केंद्र में कोई पाप ग्रह है और वो 9th हाउस में आ जाए तो वो अच्छा हो जाता है। नहीं मैम, 9th हाउस की जो 9th, मैंने आप शायद इस चीज को नहीं समझ पाई। मैं ये बोला हम्म। कि केंद्र, केंद्र मतलब 4 7 10, जी। केंद्र में पाप ग्रह होने से हम लोग नॉर्मली एक सूत्र आता है, केंद्र में पाप ग्रह होने से भाग्य भाव कमजोर होते हैं। ये नॉर्मल एक हम्म। जनरल सूत्र है। हाँ। क्योंकि केंद्र में अगर पाप ग्रह होते हैं तो भाग्य विड़ंबित होता है, या भाग्य कमजोर होता है। ये एक नॉर्मल रूल है। जी। ठीक है, ये रूल हम्म। आपको किताबों में मिल जाएंगे। क्लियर। जी। हम्म। लेकिन मैं वही बोला कि वो भाग्य भाव को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे ना, हम्म। बशर्ते अगर वो शुभ ग्रह के वर्ग में आ जाए तो भाग्य भाव वो माने विड़ंबित नहीं होता है, या भाग्य भाव खराब या कमजोर नहीं होता है, भाग्य उसका अच्छा हो जाता है। मैंने यही बोला। वो आप कहीं से भी देख सकते हैं, षडवर्ग में देखिए, अष्टवर्ग में देखिए, नवांश वर्ग में देखिए, कहीं पे भी देख सकते हैं। किसी एक जगह पे भी अगर ये वर्ग में अच्छा है तो भाग्य उसको मदद करेगा। उसी का एक्सटेंशन मैंने बताया कि अगर शुभ ग्रह की वर्ग में नहीं आ गया आएगा तो भाग्य मतलब जो रूल है वो रूल के अनुसार चलेगा। रूल वही है कि केंद्र में पाप ग्रह होने से भाग्य भाव कमजोर होता है। तो मान लीजिए केंद्र में पाप ग्रह हो गया और कोई शुभ ग्रह के वर्ग में पाप ग्रह नहीं आए, तो फिर भाग्य भाव आपका कमजोर हो गया। हम्म। एक और उसी में एक्सटेंशन सूत्र एक और लिख लीजिए। अगर 9th में बैठे ग्रह या नवम का जो लॉर्ड है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है नवमेश, वो चाहे कितना शुभ हो या शुभ ग्रह के वर्ग में हो, अगर केंद्र में शुभ ग्रह नहीं हो या शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर 9th के में बैठे ग्रहों पे ना हो, तो फिर ये अच्छे फल नहीं देते हैं, भाग्य भाव को कमजोर करते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? ना। चलिए नेक्स्ट सूत्र लिखिए। अब हमको समझना पड़ेगा, हमारे पास दो तरह का भाग्य होते हैं, है ना मैम? हम्म। कौन कौन सा? दो ही तरह का भाग्य होता है हर एक के पास। कौन कौन सा भाग्य होता है? अच्छा या खराब? हाँ, अच्छा भाग्य को क्या बोलेंगे? सौभाग्य। सौभाग्य। हाँ, दुर्भाग्य। और खराब भाग्य को क्या बोलेंगे? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। यस। हम्म। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य कब होगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। लिखिए, ए ए हम्म। अगर 9th हाउस या उसका भावेश
मैं फिर से बता रहा हूं, भाग्य में दो दुर्भाग्य और सौभाग्य देख रहे हैं हम। पहला नंबर, सूत्र नंबर ए, 9th हाउस और उसके भावेश प्लस शनि कमजोर हो तो जातक दुर्भाग्य लेके पैदा होता है। क्लियर हो गया? बी, भाग्य भाव का कारक जो मतलब एग्जैक्टली जो भाग्य भाव को डिनोट करता है, बताता है, उस ग्रह का नाम है जुपिटर, गुरु या बृहस्पति। अगर वो भी कमजोर हो तो भाग्य एकदम हीन हो जाता है। मतलब आपका 9th हाउस देखना है, 9th लॉर्ड देखना है, साथ में गुरु को देखना है। पहला ए में बताया था शनि, बी में मैंने बताया गुरु। 9th हाउस, 9th लॉर्ड और गुरु अगर कमजोर हो तो भाग्यहीन होगा। बट यहां स्टार मार्क करिए, बट ये दोनों ग्रह अगर माने मान लीजिए भाग्येश कमजोर हो गया, 9th हाउस भी कमजोर है, और शनि ऑब्लिक, एक पहला के लिए शनि था, ए के लिए, बी के लिए गुरु है, ये दोनों अगर बलवान हो, शनि भी बलवान है, अपनी राशि में है या अपनी उच्चस्थ अवस्थान में है, गुरु भी अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है या उच्चस्थ में है, तो भी भाग्य ठीक ठाक चलता है। तो भाग्य मतलब उतना खराब नहीं होगा। मैम समझ में आया? जी सर। लिखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी, सी लिखिए। सूर्य, चंद्र और नवम भाव, सूर्य, चंद्र और नवम भाव प्लस नवमेश, इनके बराबर के अनुसार पिता माता का भी भाग्य देखे जाते हैं। सर क्या बोले? सूर्य, 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 चंद्र, चंद्र, नवम भाव, नवमेश। नवम भाव और भावेश, नवम भावेश मतलब नवम पति, इनके बलाबल के अनुसार पिता का, माता का और खुद का भी भाग्य देखा जाता है। सूर्य हो गया पिता का, चंद्रमा हो गया माता का, और नवमेश दोनों को मदद करने वाले, तो पिता माता का भाग्य भी यहीं से देखे जाएंगे। ये भावत भावम सिद्धांतम होता है ना मैम। कभी कभी आपके पास कोई क्लाइंट आ जाएंगे और बोलेंगे मेरे माता पिता का भी थोड़ा भाग्य बता दीजिए, तो वहां पे ये सूत्र आपको